नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज जो हम करने जा रहे हैं या पढ़ने जो जा रहे हैं वो है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद से संबंधित हम टेस्ट लेने जा रहे हैं। टेस्ट क्या, हम पढ़ने ही जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी टेस्ट जो मैं करवाता हूं उसको इस तरीके से नहीं कि टेस्ट के तरीके से नहीं करवाता। कोशिश ये रखता हूं कि उस चीज़ को आप समझ सकें अच्छे से, प्रत्येक प्रश्न को समझ सकें और उस पूरे काल को, उस पूरे वाद को आप समझ सकें। तो प्रगतिवाद से संबंधित जो है, किसी भी काल से संबंधित जो टेस्ट होता है उससे संबंधित मैं 2 टेस्ट बनाता हूं। वैसे प्रगतिवाद से संबंधित 4 टेस्ट बन चुके हैं, लेकिन अधिकतर मैं 2 टेस्ट बनाता हूं। और जो पहला टेस्ट रहता है उसके अंदर आधे से अधिक जो समय रहता है वो उसकी व्याख्या करने में रहता है। जैसे प्रगतिवाद है, प्रगतिवाद का जो पहला टेस्ट था टेस्ट 19, उसमें मैंने प्रगतिवाद के बारे में, प्रगतिवाद के कवियों के बारे में, उसके काल के बारे में, उसकी विचारधारा के बारे में विस्तार से बताया है। और अब ये है टेस्ट 20, तो इसमें हम प्रश्नोत्तर करेंगे और उनकी व्याख्या करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं। सबसे पहले ही पहला प्रश्न है हमारे पास, प्रेमचंद और उनका युग। क्या नाम है? प्रेमचंद और उनका युग किस विधा की रचना है? ए, बैस है या फिर द? प्रेमचंद और उनका युग किस विधा की रचना है? तो किस विधा की है? आलोचना, आलोचनात्मक कृति है। अब प्रेमचंद और उनका युग जो है वो किसकी रचना है? प्रेमचंद और उनका युग जो है वो किसकी रचना है? किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की। किसकी है? रामविलास शर्मा की। अब रामविलास शर्मा की जो आलोचनात्मक कृति है उनको मैं अभी इस तरीके से बता दूंगा कि आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। क्या नाम है? प्रेमचंद और उनका युग। यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा प्रेमचंद, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास क्या आया? प्रेमचंद। अब प्रेमचंद से ही दूसरा नाम आ जाएगा प्रेमचंद और उनका युग। अब इसी तरह से फिर आगे चलते हैं। फिर आएगा हमारे पास भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आ गया। इसी तरह से फिर आगे आ जाएगा कि भारतेंदु युग, ठीक है ना। जैसे प्रेमचंद आया था उसके बाद क्या आया था? प्रेमचंद और उनका युग। उसी तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र आ गया और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद क्या आ गया? भारतेंदु युग आ गया। अब यहां तक तो ट्रिक होगी इसी से संबंधित, ठीक है ना। आगे और हम कर सकते हैं कि भारतेंदु युग, यहीं से फिर चलो क्या है? भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। एक प्रकार से ट्रिक ही है ये, ठीक है ना। प्रेमचंद, प्रेमचंद के बाद प्रेमचंद और उनका युग, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र और भारतेंदु युग, फिर भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। अब आ जाएगा 6 नंबर पर आएगा हमारे पास महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। महावीर प्रसाद, अब ये अपने किससे लिया है? ये अपने भारतेंदु से लिया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ठीक है ना। ये भारतेंदु के साथ हम जोड़ेंगे कि भारतेंदु युग के बाद क्या आएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी और जैसे भारतेंदु युग और से महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। और उसी तरह 7 नंबर पर हमारे पास आ जाएगा निराला, ठीक है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो रचनाओं के नाम से थी, आलोचनात्मक कृतियां रामविलास शर्मा की, जिनको आप ऐसे इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो और मतलब भी थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा आपके जो भी संग्रह है उसमें, ठीक है। फिर आता है प्रश्न संख्या 2। क्या है प्रश्न संख्या 2? काटो 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 कर भी
मारो मारो हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन से बढ़कर हिंसा क्या है। उपरोक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ए ब स या फिर द, ए ब स या फिर द, तो किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। किसकी है ये पंक्तियां? केदारनाथ अग्रवाल की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 क्या है? प्रश्न संख्या 3, स्थापना प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी। प्रगतिवाद की मूल स्थापना जो थी वो सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी, क्योंकि उसका लक्ष्य भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करना था। क्योंकि उसका लक्ष्य भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करना था। ए ब स या फिर द, स्थापना सही है, तर्क सही है या नहीं है, ये आपने बताना है कि स्थापना सही है, तर्क सही है या नहीं। तो क्या रहेगा इसका? ए। क्या रहेगा? ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। स्थापना भी सही है कि प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो मैं पहला टेस्ट 19 टेस्ट बताकर गया हूँ, टेस्ट संख्या जो 19 बताया है उसमें भी मैंने बताया है कि किस तरह से जो प्रगतिवाद शब्द है, प्रगतिवाद का काल क्या था? 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक का जो काल था वो प्रगतिवाद का काल था। कब से लेकर? 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक का। और कल जो बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के इतिहास के माध्यम से मैंने बताया था, उसमें क्या बताया था कि पहली बार, ठीक है ना, पहली बार जो प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग हुआ था, ठीक है ना, वो कब किसने किया था? मुक्तिबोध ने। मुक्तिबोध ने किया था। और किस अपने एक लेख में किया था? प्रगतिवाद एक दृष्टि, प्रगतिवाद एक दृष्टि, इस नाम के एक लेख में किया था, जो उनके आगामी कल में प्रकाशित हुआ था। आगामी कल पत्र में प्रकाशित हुआ था। और कब? 1942 ईस्वी में। कब? 1942 ईस्वी में। तो आप देखिए कि जो काल 1936 से लेकर, कब से लेकर? 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक का ही काल है, उसमें उसके नाम से, उसके नाम का प्रयोग, प्रगतिवाद नाम है उस काल का, लेकिन उस नाम का प्रयोग पहली बार कब होता है? 1943 ईस्वी में। और फिर भी उसको 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक के काल को प्रगतिवाद कहा गया है। हाँ, प्रगतिशील शब्द का जरूर प्रयोग होता है, क्योंकि जो संगठन बनता है 1935 ईस्वी में, ठीक है ना, वो उसका नाम भी प्रगतिशील लेखक संघ था। प्रगतिशील लेखक संघ था, ठीक है ना, प्रगतिशील लेखक संघ। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की थी। और प्रगतिशील लेखक संघ का दूसरा जो अधिवेशन था वो 1938 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। प्रथम अधिवेशन के अंदर जो प्रेमचंद जी ने अध्यक्षीय भाषण दिया था, उसी भाषण को उन्होंने कुछ विचार नामक निबंध संग्रह में संकलित करके प्रकाशित करवाया था। तो इस तरह से ये जो है प्रगतिवाद जो शब्द है, इसका प्रयोग बहुत लेट हुआ था। इसलिए प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील ही थी, क्योंकि उसका लक्ष्य भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों को, भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करना था। मार्क्सवाद, मार्क्सवाद क्या कहते हैं? भौतिक आधार, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। किस पर? प्रगतिवाद किस पर आधारित था? मार्क्सवाद पर था। राजनीति में जो मार्क्सवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद था। और मार्क्सवाद क्या था? मार्क्सवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से संबंधित, मतलब कहने से तात्पर्य कि जो रोजगार के संसाधन है उस पर प्रत्येक व्यक्ति का बराबर का अधिकार होना चाहिए। श्रमिक मजदूर को उसके हिस्से का, जो जितनी वो मेहनत कर रहा है उसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो हिस्सा मिलना क्या हो जाता है? भौतिक। और वास्तविकता
यथार्थवाद, तो ये इसी पर आधारित था, इसलिए ये जो दोनों स्थापना भी सही है और उसका तर्क जो है वो भी सही है। चलते आगे। प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई, जबकि प्रयोगवाद में, ठीक है ना, प्रगतिवाद में तो बिल्कुल सही, हमें पता है कि प्रगतिवाद में निम्न वर्ग को, जो श्रमिक वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है और जो मजदूर वर्ग है, जो कृषक वर्ग है, उसको स्थान दिया गया था, ठीक है ना। लेकिन प्रयोगवाद में किसको स्थान दिया गया था? स्त्री जीवन को, उच्च वर्गीय समाज के चित्रण को, मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को और दलित जीवन चित्रण को। तो किसको दिया गया था? मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को। मध्यम वर्गीय समाज के जो है चित्रण हुआ था इसमें। प्रश्न संख्या 4। अब आइए प्रश्न संख्या 5 पर। रांगे राघव से संबंधित संगत कथन है। रांगे राघव से संबंधित संगत कथन है। क्या देखना है? संगत कथन, ध्यान रख लेना। इन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की सदस्यता से इनकार कर दिया था। इन्होंने साहित्य सृजन भले ही कविता से प्रारंभ किया हो, लेकिन इन्हें प्रतिष्ठा मिली एक गद्य लेखक के रूप में। इन्होंने अपने ऊपर मढ़े जा रहे मार्क्सवाद, प्रगतिवाद और यथार्थवाद का विरोध किया था। इन्होंने अपने ऊपर मढ़े जा रहे किसका? मार्क्सवाद का, प्रगतिवाद का और यथार्थवाद का, तीनों का ही विरोध किया था। तो उत्तर क्या रहेगा? ए, ब, स या फिर द? पहला क्या है? इन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की सदस्यता से इनकार कर दिया था, बिल्कुल सही है। इन्होंने साहित्य सृजन भले ही कविता से प्रारंभ किया, लेकिन इन्हें प्रतिष्ठा मिली है गद्य लेखक के रूप में, बिल्कुल सही है। इन्होंने अपने ऊपर मढ़े जा रहे मार्क्सवाद, प्रगतिवाद और यथार्थवाद का विरोध किया था, बिल्कुल सही है। तो उत्तर है उपयुक्त सभी। उत्तर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी। चलते हैं प्रश्न संख्या 6। क्या है प्रश्न संख्या 6? काली माई और पाषाणी। काली माई और पाषाणी जो है वो किसकी रचनाएं हैं? बताइए। ए, बैस है या फिर द? ए, बैस है या फिर द? तो किसकी है? नागार्जुन की। अब हालांकि मैं ये रचनाएं पहले करवा चुका हूँ टेस्ट 19 में, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा करवा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए नागार्जुन की जो प्रमुख कविताएं हैं, नागार्जुन की जो प्रमुख कविताएं हैं वो मैं करवा देना चाहता हूँ आपको कि प्रमुख कविताएं कौन सी है, ट्रिक के माध्यम से। कि 1 नंबर पहली ट्रिक क्या है? बादल को गिरते पहले आएगा अकाल और उसके अकाल और उसके बाद, ठीक है ना। पहली कविता क्या है? अकाल और उसके बाद। बाद से क्या आएगा? बादल को गिरते देखा है, ठीक है ना। ये दूसरी कविता, अकाल और उसके बाद, बाद से बादल को गिरते देखा है। अब ये काली माई, अब काली माई से दूसरी ट्रिक क्या रहेगी? काली माई। अब काली माई को ही क्या कहा जाता है? दूसरी कविता पाषाणी। अब काली माई और पाषाणी के पास क्या हो सकते हैं? प्रेत, तो प्रेत का बयान, ठीक है ना। काली माई, पाषाणी और प्रेत का बयान, एक जैसी रचना हो गई ये। उसके बाद आएगा हमारे पास यह तुम थी। यह की जगह वह भी हो सकता है शायद, यह तुम थी, ठीक है ना। इस गुब्बारे की, यह तुम थी इस गुब्बारे की छाया में। यह तुम थी इस गुब्बारे की छाया में, गुलाबी चूड़ियों वाली चंदना, ठीक है ना। गुलाबी
चूड़ियों वाली चंदना। यहां जो कविता है वो कौन कौन सी है? एक तो है गुलाबी चूड़ियां और दूसरी है चंदना, ये अलग अलग है। ठीक है ना, इस तरीके से कि अकाल और उसके बाद से बादल को गिरते देखा है। काली माई पाषाणी और प्रेत का बयान। यह तुम थी इस गुब्बारे की छाया में, गुलाबी चूड़ियां चंदना और कुछ और भी है, सिंदूर तिलंकित भाल, सिंदूर तिलंकित भाल। तो ये कुछ प्रमुख कविताएं हैं। वैसे मास्टर जी भी है और कुछ कविताएं और भी हैं, याद नहीं आ रही, जैसे चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती। इस तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण कविताएं हैं जिनके अंतर्गत ये जो महत्वपूर्ण आप देख रहे हैं। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा किससे मिली? प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है। ए बैस है या फिर द, तो किससे मिली है? कार्ल मार्क्स से। ठीक है ना, प्रगतिवाद की जो प्रेरणा है वो किससे मिली? कार्ल मार्क्स से। ठीक है ना। अब ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में जो मार्क्सवाद है साहित्य में वही प्रगतिवाद है। ठीक है ना, या राजनीति में जिसे मार्क्सवाद कहा जाता है साहित्य में उसे प्रगतिवाद कहा जाता है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित था प्रगतिवाद, और ये प्रगतिवाद इसमें जो वर्ग संघर्ष था वो कार्ल मार्क्स से ही आया था, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो मार्क्सवाद था वो भी इसी तरह का था कि श्रमिकों मजदूरों का साथ देने वाला था, और प्रगतिवाद था वो भी इसी का साथ देने वाला था। क्योंकि प्रेमचंद जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि बहुत समय हो गया कि राजाओं की प्रशंसा करते हुए, सौंदर्य का चित्रण करते हुए, अब हमें उपेक्षित वर्ग पर कविताएं लिखनी होगी, उसका साथ देना होगा। क्योंकि जो साहित्यकार है, जो कवि है, ठीक है ना, तो वो क्या है? राजनीति और देशभक्ति का अगुआ है, नेतृत्व करने वाला है। वो पिछलगुआ नहीं है, वो उसका अगुआ है। वो जैसा करेगा पीछे पीछे राजनीति और देशभक्ति उसी तरह से उसी आधार पर चलेगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें ये करना चाहिए, सौंदर्य वगैरह सब छोड़ के, स्वयं के भाव को छोड़कर हमें क्या करना चाहिए? उपेक्षित वर्ग का ध्यान देना चाहिए। तो उसी तरह से उन्होंने ये लिखा था। शिवदान सिंह चौहान ने भी नारा दिया था कि कला कला के लिए नहीं, कला समाज के लिए होनी चाहिए। कला कला के लिए नहीं, कला समाज के लिए होनी चाहिए, ऐसा नारा दिया था शिवदान सिंह चौहान ने। 6 के बाद 7, 17 नहीं है, ये 7 ही है भाई। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न, प्रगतिवाद साहित्य को स्वदेश्य मानता है। स्वदेश्यता का अर्थ है, प्रगतिवाद साहित्य को स्वदेश्य मानता है, स्वदेश्यता का अर्थ है। प्रगतिवाद साहित्य को स्वदेश्य मानता है, स्वदेश्यता का अर्थ है किसी सिद्धांत की घोषणा करना, स्पष्ट रूप से यथार्थ का प्रचार करना, किसी राजनीतिक विचारधारा को पुष्ट करना, किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। ए बैस है या फिर द। प्रगतिवाद साहित्य को स्वदेश्य मानता है, किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। कला की रचना मतलब साहित्य की रचना करना, किसी विशेष दृष्टि से, किसी विशेष अभिप्राय से। जैसे इनका अभिप्राय क्या था? उपेक्षित वर्ग का साथ देना, उन्हें शोषण मुक्त करना, उन्हें अत्याचारों से मुक्ति दिलाना। त्रिलोचन के काव्य संग्रह और उनके रचना काल का असंगत क्रम छांटिए। त्रिलोचन के काव्य संग्रह और उनके रचना काल का असंगत क्रम छांटना है। धरती 1945 ईस्वी, ताप के ताईवे दिन 1980 ईस्वी, मैं उस जनपद का कवि हूँ 1995 ईस्वी, सबका अपना अपना आकाश 1987 ईस्वी। तो कौन सा है? ए बैस है या फिर द? तो उत्तर है स। मैं उस जनपद का कवि हूँ की रचना कब हुई थी? 1981 ईस्वी में। ठीक है ना। त्रिलोचन के कौन कौन से काव्य संग्रह थे? त्रिलोचन के काव्य संग्रह की हम बात करें तो इनका पहला काव्य संग्रह था धरती, जो 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पहला काव्य संग्रह कौन सा था? धरती, जो 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा इनका काव्य संग्रह था गुलाब और बुलबुल। दूसरा इनका काव्य संग्रह था गुलाब और बुलबुल, जो 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तीसरे काव्य संग्रह की हम बात करते हैं तो तीसरा काव्य संग्रह इनका दिगंत था। क्या नाम था? दिगंत, जो 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और 4 नंबर पर हम बात करें, कितने पर? 4 पर। 4 नंबर पर हम बात करें
तो इनका काव्य संग्रह था शब्द, जो 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 5 नंबर पर हम बात करें तो ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन जो 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ताप के ताए हुए दिन जो 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और उसके बाद है मैं उस जनपद का कवि हूँ 1981 ईस्वी में, मैं उस जनपद का कवि हूँ 1981 ईस्वी में। उसके बाद सबका अपना अपना आकाश 1987 ईस्वी में, सबका अपना अपना आकाश 1987 ईस्वी में। उसके बाद चेती काव्य संग्रह वो भी 1987 ईस्वी में। उसके बाद अमोला 1990 ईस्वी में, मेरा घर 2002 ईस्वी में, ठीक है ना। और उसके बाद जीने की कला 2004 ईस्वी में। ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह थे। मैं थोड़ा सा एक बार लिख देना चाहता हूँ, ठीक है ना। क्या है, त्रिलोचन, ठीक है ना। और इनका वासुदेव सिंह, नागार्जुन का क्या नाम था, वैद्यनाथ मिश्र। त्रिलोचन कब से लेकर कब तक, 1917 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। 1917 ईस्वी में जन्म। इनके काव्य संग्रह, काव्य संग्रह की बात करें तो 1 नंबर पर हमारे पास रहेगा 1945 ईस्वी धरती, 1956 ईस्वी गुलाब और बुलबुल, 1956 ईस्वी गुलाब और बुलबुल। 3 नंबर पर रहेगा दिगंत, 1957 ईस्वी दिगंत। 4 नंबर पर रहेगा 1980 ईस्वी शब्द। 5 नंबर पर रहेगा 1980 ईस्वी धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, शब्द और ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन। 6 नंबर पर रहेगा 1981 ईस्वी मैं उस जनपद का कवि हूं। फिर 1987 ईस्वी सबका अपना अपना आकाश। फिर आएगा 8 नंबर पर, 8 नंबर पर क्या रहेगा 1987 ईस्वी, क्या रहेगा चेती। 9 नंबर पर 1990 ईस्वी अमोला। और 10 नंबर पर रहेगा 2002 ईस्वी मेरा घर। और 11 नंबर पर रहेगा 2004 ईस्वी जीने की कला, 2004 ईस्वी जीने की कला। ये इनके काव्य संग्रह थे। इधर वाले को ऐसे याद किया जा सकता है ट्रिक के माध्यम से। चेती, अमोला, अरगहान और मेरा घर। 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 87, 90, 2 और 4। 87, 90, 2 और 4। 87, 90, 2 और 4। चेती, अमोला, मेरा घर। चेती, अमोला, मेरा घर और जीने की कला। चेती, अमोला, मेरा घर और जीने की कला। चेती, अमोला, मेरा घर और जीने की कला। इस तरह से इसको याद किया जा सकता है। इधर वाले है ये धरती, गुलाब और बुलबुल। धरती, धरती के बाद क्या आएगा गुलाब,
गुलाब और बुलबुल, फिर दिगंत, फिर शब्द, फिर आएगा दिगंत। ये शब्द अगर निकाल दें तो भी एक ट्रिक बन जाती है। इस शब्द को आप सोच लो कि आप भूल गए, इसको अलग से याद रख लेना। फिर यहाँ से ये जो है इनकी एक ट्रिक बन जाएगी। पहला जो काव्य संग्रह होता है वो हमें हमेशा याद रखना होता है। धरती जो है वो काव्य संग्रह, प्रथम काव्य संग्रह त्रिलोचन का, तो वो याद करना ही होता है। धरती, धरती के साथ गुलाब आ जाता है, गुलाब और बुलबुल। और दिगंत, दिगंत से आप याद करो कि दिगंत है, तय से, दिगंत है, तय से ताप के ताए हुए दिन से मैं उस जनपद का कवि हूँ। ठीक है ना, ताप के ताए हुए दिन से मैं उस जनपद का कवि हूँ। दो रचनाएं भूल गया, ट्रिक से ऐसे याद आ जाता है। ठीक है ना, कि दो रचनाएं कौन कौन सी हैं वो भी बता देना चाहता हूं। क्या था, हाँ, धरती, गुलाब और बुलबुल, धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, दिगंत तय से ताप के ताए हुए दिन से मैं उस जनपद का कवि हूं। यहां तक आ गया ना, यहां तक ये ट्रिक आ गई। दिगंत है, तय से ताप के ताए हुए दिन से मैं उस जनपद का कवि हूं। अर्धान फूल नाम है एक जो मैं तुम्हें सौंपता हूं, और सबका अपना अपना आकाश। अर्धान फूल नाम है एक जो मैं तुम्हें सौंपता हूं। तो कौन सी आ गई यहां पर, मैं उस जनपद का कवि हूं के बाद अर्धान। 7 नंबर पर 1984 ईस्वी में अर्धान। 8 नंबर पर 1985 ईस्वी में फूल नाम है एक। और 9 नंबर पर 1985 और 86 ईस्वी में जो मैं तुम्हें सौंपता हूं, तुम्हें सौंपता हूं। और सबका अपना अपना आकाश। ये आ जाएगी हमारी 10 नंबर पर। ये रहेगी हमारी 11 नंबर पर। ये 12, ये 13 और ये 14 रचना। इस तरह से एक बार फिर से आपको करवा देना चाहता हूं, ताकि अगर दिमाग से निकलेगा तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले क्या है, धरती। धरती की रचना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। धरती की रचना 1945 ईस्वी में। गुलाब और बुलबुल की रचना, धरती की रचना 1945 में। गुलाब और बुलबुल की रचना कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। दिगंत, दिगंत की रचना कब हुई थी? 1957 ईस्वी में। उसके बाद शब्द, शब्द की रचना कब हुई थी? 1980 ईस्वी में। अब शब्द को भूल जाओ, दिगंत को याद रखो। दिगंत से क्या याद रखोगे? दिगंत तय से ताप के ताए हुए दिन से मैं उस जनपद का कवि हूं। और सबका अपना अपना, सॉरी, दिगंत है, तय से ताप के ताए हुए दिन से मैं उस जनपद का कवि हूं। दिगंत कब है? 1957 में। ताप के ताए हुए दिन कब है? 1980 में। मैं उस जनपद का कवि हूं 1981 में। ठीक है, अब इसके बाद अर्धान फूल नाम है एक। अर्धान फूल नाम है एक जो मैं तुम्हें सौंपता हूं, सबका अपना अपना आकाश, क्योंकि सबका अपना अपना आकाश है। अर्धान फूल नाम है एक जो मैं तुम्हें सौंपता हूं। अर्धान 1984 ईस्वी, फूल नाम है एक 1985 ईस्वी। ठीक है ना, तुम्हें सौंपता हूं 1986 ईस्वी। सबका अपना अपना आकाश 1987 ईस्वी। और फिर ये इधर वाली ट्रिक आ जाती है, चेती, अमोला, अर्घान और जीने की कला। चेती, अमोला, मेरा घर और जीने की कला। चेती, अमोला, मेरा घर और जीने की कला। तो 87, 90, 2 और 4। मुझे अगर आ गया होगा, देख लीजिए आप ट्रिक। वो स्क्रीनशॉट होता है ना, नाम की चीज़ होती है, वो लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 10, अंतहीनम और क्रियाहीनम किस विधा की रचना है? अंतहीनम और क्रियाहीनम किस विधा की रचना है? अंतहीनम और क्रियाहीनम किस विधा की रचना है? ए, बैस है या फिर द? तो किस विधा की रचना है? ये निबंध है। अंतहीनम और क्रियाहीनम किस विधा की रचना है? निबंध है। किसका है ये निबंध? ये निबंध है नागार्जुन का। किसका है? नागार्जुन का निबंध है ये। अंतहीनम और क्रियाहीनम किसका निबंध है? नागार्जुन का। ठीक है ना। चलो चलते हैं आगे।
प्रश्न संख्या 11, प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र ये सब कहाँ से लिए गए हैं? प्रगतिवाद के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे और चित्र ये सब के सब, प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे और चित्र ये सब के सब कहाँ से लिए गए हैं? ए, बै, से या फिर द। ए, बै, से या फिर द तो कहाँ से लिए गए? जनजीवन के बीच से। कहाँ से लिए गए हैं? जनजीवन के बीच से लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 12, प्रगतिवादी लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? प्रगतिवादी लेखक संघ का, यह प्रगतिशील लेखक संघ का मान सकते हैं यहाँ पर, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? किस शहर में हुआ था? ए, बै, से या फिर द तो लखनऊ में हुआ था। मैं बता चुका हूँ। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। कौन थे अध्यक्ष? प्रेमचंद इसके अध्यक्ष थे। और इन्होंने जो अध्यक्षीय भाषण दिया था उसको कुछ विचार नामक निबंध संग्रह में इन्होंने प्रकाशित करवाया था। ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न संख्या 13, क्या है प्रश्न संख्या 13? आ रहा हूं पिता अभाव का आसव ठेठ बचपन से, पंक्ति के रचयिता है। आ रहा हूं पिता अभाव का आसव ठेठ बचपन से। आ रहा हूं पिता अभाव का आसव ठेठ बचपन से पंक्ति के रचयिता है। ए, बै, से या फिर द तो कौन है? अभाव कौन? नागार्जुन। ठीक है ना, नागार्जुन जो थे अभाव पित्यार थे। शिव मंगल से सुमन की तो कोई बात नहीं, अच्छे इंसान थे, अमीर भी थे। केदारनाथ अग्रवाल वैसे वकील थे। ठीक है ना, तो ये सारे त्रिलोचन सनेट छंद की करते थे, तो ये भी ऐसे गरीब नहीं थे, गरीब यही थे नागार्जुन जी, फक्कड़ फकीर जिसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 14, क्या है? रांगे राघव की आलोचनात्मक कृति नहीं है। रांगे राघव की आलोचनात्मक कृति नहीं है। ए, बै, से या फिर द तो काव्य यथार्थ और प्रगति ये भी रांगे राघव की आलोचनात्मक कृति है, याद कर लेना। काव्य यथार्थ और प्रगति, संगम और संघर्ष ये भी रांगे राघव की आलोचनात्मक कृति है। समीक्षा और आदर्श ये भी रांगे राघव की आलोचनात्मक कृति है। संभाषण जो है ये किसकी आलोचनात्मक कृति है? महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। सुमेलित कीजिए। रामविलास शर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल से सुमन, किसका जन्म कहाँ हुआ था? इसको सुमेलित कीजिए। तो रामविलास शर्मा का जन्म तो हम मान सकते हैं कि नागार्जुन का जन्म हमें ध्यान है कि नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था नागार्जुन का जन्म? गांव सतलखा, बिहार में। ठीक है ना। रामविलास शर्मा का हम मानते हैं कि हमें ध्यान नहीं है, मैं आपके तरीके से करवा रहा हूँ, मुझे तो सब ध्यान। ठीक है ना। अभी नागार्जुन का मानते हैं कि रामविलास शर्मा का हमें ध्यान नहीं है, हमें नागार्जुन का ध्यान है। तो बै का एक, तो बै का एक, इसमें बै का एक है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये कट गया। इसमें बै का एक है, नहीं है, इसका मतलब ये भी कट गया। इसमें बै का एक है, इसमें भी नहीं है, इसका मतलब ये भी कट गया। सिर्फ एक ही ध्यान था तुम्हें, एक का ही जन्म ध्यान था और उससे ही तुम्हारा काम निकल गया। तुम्हारे 2 नंबर पक्के हो गए। जहाँ तुम्हारा 1/3 कटना था वहाँ तुम्हारे 2 नंबर हो गए। कहने से तात्पर्य है कि 2 सही 1/3 नंबर का तुम्हें फ़ायदा हो गया है। ठीक है ना। तो इसी से चलते हैं कि रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में। रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में। और केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ था? बांदा जिले के कमासिन गांव में। कैसे केदारनाथ और कैसे कमासिन गांव। ठीक है ना। और उसके बाद शिव मंगल से सुमन का उन्नाव जिले के जगरपुर गांव में, याद रख लेना, उन्नाव जिले के जगरपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 16, युग की गंगा काव्य संग्रह के रचयिता है। ए, बै, से या फिर द। ए, बै, से या फिर द तो कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है ना। केदारनाथ अग्रवाल। युग की गंगा की रचना कब हुई थी? 1947 ईस्वी में, क्योंकि युग की गंगा जो है केदारनाथ अग्रवाल का
प्रथम काव्य संग्रह है। ये क्या है? प्रथम काव्य संग्रह है। केदारनाथ अग्रवाल का ये प्रथम काव्य संग्रह है। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। क्या है प्रश्न संख्या 17? केदारनाथ अग्रवाल कृत माझी न बजाओ वंशी एवं बसंती हवा किस संग्रह में संकलित है? केदारनाथ अग्रवाल कृत माझी न बजाओ वंशी और बसंती हवा किस संग्रह में संकलित है? ए, बैस है या फिर द? बताइए किस संग्रह में संकलित है ये? किस संग्रह में संकलित है? तो किस संग्रह में संकलित है? फूल नहीं रंग बोलते में। फूल नहीं रंग बोलते की रचना कब हुई थी? 1965 ईस्वी में। कब हुई थी फूल नहीं रंग बोलते की रचना? 1965 ईस्वी में फूल नहीं रंग बोलते की रचना हुई थी। कब हुई थी? 1965 ईस्वी में। ठीक है। फूल नहीं रंग बोलते को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन सा? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसको? फूल नहीं रंग बोलते को। केदारनाथ अग्रवाल की एक और रचना थी जिसका नाम था अपूर्वा। कब हुई थी इसकी रचना? 1984 ईस्वी में। कब हुई थी? 1984 ईस्वी में। ठीक है ना। अब इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? इसको प्राप्त कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी, सॉरी, साहित्य अकादमी। ठीक है ना। ये कब प्राप्त हुआ था? ये हुआ था 1986 ईस्वी में। ठीक है ना। केदारनाथ अग्रवाल की जो अपूर्वा काव्य संग्रह है उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब? 1986 ईस्वी में। और फूल नहीं रंग बोलते की रचना 1965 में हुई थी जिसे सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था। केदारनाथ अग्रवाल की हम बात करें तो केदारनाथ अग्रवाल की जो रचनाएं हैं शायद मैं उसमें करवा चुका हूं, इसलिए दोबारा नहीं करवाऊंगा, खाली बोल देता हूं कि केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है। कैसे? कि युग की गंगा, नींद के बादल और लोक का आलोक। युग की गंगा, नींद के बादल और लोक का आलोक। 47, 47 और 57। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965। उसके बाद आग का आईना और देश देश की कविताएं। आग का आईना और देश देश की कविताएं 70। ठीक है ना। गुल मेहंदी, पंख और पतवार 78-89। गुल मेहंदी, पंख और पतवार 78-89। ठीक है ना। हे मेरी तुम यार प्यार की थाप 81-81। हे मेरी तुम यार प्यार की थाप 81-81। बंबई का रक्त स्नान और कहे केदार खरी खरी 83-83। बंबई का रक्त स्नान और कहे केदार खरी खरी 83-83। अपूर्वा और जमुन जल तुम 84-84। अपूर्वा और जमुन जल तुम 84-84। उसके बाद बोल बोल अबोल और जो शिलाएं तोड़ते हैं। बोल बोल अबोल और जो शिलाएं तोड़ते हैं 85-85। ठीक है ना। और आत्मगत अंत में आ जाता है आत्मगत। एक आदि और भी हो सकती है, लगभग यही रचना है। ठीक है ना। तो चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 18 पर। प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है। प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वो आपने देखना है कि कौन सा सही नहीं है। प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। ए, बैस है या फिर द? तो ए, प्रगतिवाद जन जीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है, बिल्कुल नहीं है। प्रकृति तो फिर भी कोई 2-4% हो सकता है, लेकिन कल्पना लोक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि यथार्थवाद और कल्पना लोक, यहाँ क्या है? यथार्थवाद। ठीक है ना।
यहाँ क्या है, मार्क्सवाद मतलब यथार्थवाद, ठीक है ना, यहाँ क्या है, यथार्थवाद। तो जब 3 में यथार्थ है तो 3 तो गलत होने से रहे, तो यथार्थ और कल्पना एक बात नहीं हो सकती। कल्पना अलग चीज़ है, यथार्थ अलग चीज़ है। कल्पना और यथार्थ का मेल कैसे हो सकता है? तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि पहला ही है, क्योंकि प्रगतिवाद जो था वो जन जीवन के साथ तो था, लेकिन प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य उसने कभी नहीं खोजा। उसने जो अपना सौंदर्य खोजा था वो जन जीवन से खोजा था। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि प्रगतिवाद ने अपने प्रतीक, अपने शब्द, ठीक है ना, अपने बिंब और अपने चित्र जो सभी के सभी कहाँ से लिए थे, सामान्य जन जीवन से ही प्राप्त किए थे। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के 3 दिन के अध्यक्षीय भाषण में प्रेमचंद के उद्भाषण कालांतर में किस पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए? तो बार बार बता ही रहा हूं, कुछ विचार नाम से प्रकाशित हुए थे। किस विचार नाम से? कुछ विचार नाम से प्रकाशित हुए थे। ये विचार विथि जो है ये शुक्ल का है। विचार बोध और विवेक विवेचन केदारनाथ अग्रवाल के हैं। विचार बोध और विवेक विवेचन केदारनाथ अग्रवाल के हैं। शिव मंगल से सुमन को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? ए, ब, स या फिर द? शिव मंगल से सुमन को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? ए, ब, स या फिर द? कब दिया गया? 1974 ईस्वी में। कब दिया गया प्यारे बच्चों? 1974 ईस्वी में। किसे? शिव मंगल सिंह सुमन को। शिव मंगल सिंह सुमन की बात करें तो किस रचना पर दिया गया था इन्हें दिया गया था मिट्टी की बारात काव्य संग्रह पर। मिट्टी की बारात काव्य संग्रह पर कब हुई थी इसकी रचना? तो इसकी रचना हुई थी 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी मिट्टी की बारात काव्य संग्रह की, और इसे 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसमें क्या है, 1961 से लेकर 1970 ईस्वी तक की रचनाओं को संकलित किया गया है। 1961 से लेकर रचनाओं को संकलित किया गया है, ठीक है ना। 1961 से लेकर 1970 ईस्वी तक की रचनाओं को संकलित किया गया है। मिट्टी की बारात जो काव्य संग्रह है, इसके अंदर एक कविता है, ठीक है ना, मिट्टी की बारात। एक कविता है इसमें, मिट्टी की बारात। इस कविता को संसार का दूसरा बड़ा शोक गीत कहा गया है। संसार का दूसरा बड़ा शोक गीत कहा गया है। इसमें किसके बारे में है? पंडित जवाहरलाल नेहरू व कमला नेहरू के बारे में भी लिखा गया है, ठीक है ना। और ऐसा है शायद इसको जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू इसको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था मिट्टी की बारात काव्य संग्रह को। तो इस तरह से ये जो है शिव मंगल सिंह सुमन का है। शिव मंगल सिंह सुमन की रचनाओं की बात करें तो अगर नहीं बताई है तो मैं वो भी बता देना चाहता हूँ। शिव मंगल सिंह सुमन की रचनाएं, शिव मंगल सिंह सुमन, इनके क्या है प्रमुख काव्य संग्रह। शिव मंगल सिंह सुमन ने नेहरू, गांधी और इंदिरा पर बहुत सी कविताएं लिखी थी। शिव मंगल सिंह सुमन ने नेहरू, गांधी और इंदिरा पर बहुत सी रचनाएं लिखी थी। तो इनके काव्य संग्रह की बात करें तो सबसे पहला था हिल्लोल।
सबसे पहले आता है हिल्लोल, जिसकी रचना 1939 ईस्वी में हुई थी। हिल्लोल 1939 ईस्वी में। हिल्लोल जीवन के गान और प्रलय सर्जन। हिल्लोल जीवन के गान और प्रलय सर्जन। हिल्लोल जीवन के गान और प्रलय सर्जन 1939, 41 और 44। 1939, 41 और 44। हिल्लोल जीवन के गान और प्रलय सर्जन। फिर आता है विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी। आंखें नहीं भरी जो है महात्मा गांधी की मृत्यु पर लिखा गया था। विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी 1955 में। विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी 1955 में। विंध्य हिमालय 1966 ईस्वी में। विंध्य हिमालय 1966 ईस्वी में। उसके बाद आता है एशिया जाग उठा, और उसके बाद मिट्टी की बारात और वाणी की व्यथा। मिट्टी की बारात और वाणी की व्यथा। मिट्टी की बारात जो है 1972 ईस्वी में, और वाणी की व्यथा जो है वो 1982 ईस्वी में। वाणी की व्यथा जो है वो 1982 ईस्वी में। और कटे अंगूठे के बंधनवार, कटे अंगूठे के बंधनवार जो है 1990 ईस्वी में। ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह थे। चलो देखते हैं एक नंबर पर क्या आएगा। एक नंबर पर आएगा हमारे पास 1939 ईस्वी। क्या है 1939 ईस्वी? हिल्लोल। यह इनका प्रथम काव्य संग्रह था, हिल्लोल। 2 नंबर पर है 1941 ईस्वी। 1941 ईस्वी। हिल्लोल के बाद है जीवन के गान। फिर आता है 3 नंबर पर हमारे पास 1944 ईस्वी में। 44 ईस्वी में क्या है? प्रलय सर्जन। प्रलय सर्जन। फिर आता है 4 नंबर पर हमारे पास आता है 1955 ईस्वी में। 55 ईस्वी में क्या है? विश्वास बढ़ता ही गया। विश्वास बढ़ता ही गया। फिर आता है हमारे पास 5 नंबर। 5 नंबर पर फिर 1955 ईस्वी। कौन सी है? विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी। पर आंखें नहीं भरी। यह रचना भी क्या है? किस पर है? महात्मा गांधी पर लिखी गई है। किस पर लिखी गई है? महात्मा गांधी पर। 6 नंबर पर आएगा 1972 ईस्वी। 72 ईस्वी पर क्या है? मिट्टी की बारात, जिसके बारे में मैं बता ही चुका हूं कि जिसे 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बारे में सारी बातें मैंने बता दी है। उसके बाद आएगा 1982 ईस्वी। 1982 ईस्वी में वाणी की व्यथा। वाणी की व्यथा। उसके बाद आता है 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में 90 में क्या है? कटे अंगूठे के बंधनवार। कटे अंगूठे के बंधनवार। तो ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हिल्लोल जीवन के गान, प्रलय सर्जन, विश्वास बढ़ते ही गया पर आंखें नहीं भरी, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा और कटे अंगूठे के बंधनवार। ठीक है ना? हाँ, एक मिनट। ये जो है 1980 ईस्वी में है। ठीक है ना? एक और रह गया अन्य की बात करें तो, जो मैंने बोला था पर मैं बताना भूल गया आपको। एशिया जाग उठा। एशिया जाग उठा। एक और है काव्य संग्रह इनका, एशिया जाग उठा। इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं कि हिल्लोल जीवन के गान, प्रलय सर्जन 39, 41, 44। हिल्लोल जीवन के गान, प्रलय सर्जन 39, 41, 44। विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी 55। विश्वास बढ़ते ही गया पर आंखें नहीं भरी 55। और उसके बाद मिट्टी की बारात और वाणी की व्यथा 72 और 80। मिट्टी की बारात और वाणी की व्यथा 72 और 80। और कटे अंगूठे के बंधनवार 1990 ईस्वी। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पर।
प्रश्न संख्या 21। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। ए, बैस है या फिर दै, तो हमें पता ही है कौन है, नागार्जुन है। कौन है, नागार्जुन। 22 नंबर सुमेलित कीजिए, 22 नंबर सुमेलित कीजिए। ए, बैस है या फिर दै। धरती, युग की गंगा, हिलोल, अजयखंड। जिस तरह से मैंने आपको याद करवाया, मुझे लग रहा है अब कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। धरती तो किसका है, अभी तो करवा कर गया हूं, ठीक है ना। धरती किसका है, आचार्य त्रिलोचन। ये आचार्य ऐसे लिखा गया, बेचारे आचार्य तो नहीं है, त्रिलोचन जी तो, ठीक है ना। त्रिलोचन, ठीक है ना। धरती किसका है, त्रिलोचन का। ए का एक, सभी में ए का एक है तो बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। सभी में ए का एक दे रखा है, आगे चलना पड़ेगा। युग की गंगा किसका है, हमें पता है केदारनाथ अग्रवाल का है। बै का तीन, तो बै का तीन, बै का तीन किस में है, इसमें है और किसी में नहीं है, तो उत्तर हमारा ये हो गया बै। उत्तर हमारा हो गया बै। 2 में हमारा उत्तर आ गया, बाकी बातें मैं बता देता हूं। धरती, धरती की रचना कब हुई थी, 1944 ईस्वी में। धरती की रचना कब हुई थी, 45 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, ठीक है ना। किसकी रचना है ये, त्रिलोचन की। युग की गंगा की रचना कब हुई थी, 1947 ईस्वी में। धरती 1945 ईस्वी और युग की गंगा 1947 ईस्वी में। किसकी रचना है, केदारनाथ अग्रवाल की। हिलोल किसकी रचना है, शिव मंगल से सुमन की। हिलोल किसकी रचना है, शिव मंगल से सुमन की। कब हुई थी, 1939 ईस्वी में। कब हुई थी इसकी रचना, 1939 ईस्वी में। अजयखंड किसकी रचना है, रांगे राघव की, ठीक है ना। इसकी रचना कब हुई थी, 1944 ईस्वी में, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी क्या है, इनके प्रथम काव्य संग्रह है। धरती जो है वो त्रिलोचन का प्रथम काव्य संग्रह जिसकी रचना 1945 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। धरती, गुलाब और बुलबुल, धरती 1945 में, गुलाब और बुलबुल 1956 में, ठीक है ना। युग की गंगा जो है इसकी रचना कब हुई थी, ये भी केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम काव्य संग्रह, इसकी रचना 1947 में हुई थी, ठीक है ना। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक कालोक 47-47-57। हिलोल जो है वो शिव मंगल से सुमन का प्रथम काव्य संग्रह, इसकी रचना 1939 में हुई थी। अजय खंडर जो है वो रंगे राघव की प्रथम काव्य संग्रह है, इसकी 1944 में हुई थी। अजय खंडर का भी तुम्हें मैं बता चुका हूँ, रंगे राघव की एक बार फिर काव्य संग्रह बता देना चाहता हूँ, बाकी अभी बता चुका हूँ। अजय खंडर के क्या है, रंगे राघव के। अजय खंडर, पिघलते पत्थर, मेधावी राह के दीपक। अजय खंडर, पिघलते पत्थर, मेधावी राह के दीपक 44, 46, 47 और 48। अजय खंडर, पिघलते पत्थर, मेधावी और राह के दीपक। अजय खंडर, पिघलते पत्थर, मेधावी और राह के दीपक 44, 46, 47 और 48। चाहे तो इसे 45, 46, 47 और 48 भी कह सकते हैं। उसके बाद पंचाली, 55, पंचाली, 55 और रूप छाया 56। पंचाली, 55 और रूप छाया 56, ये इनके काव्य संग्रह थे रंगे राघव के। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 23 पर। हरिजन गाथा किसकी रचना है, हरिजन गाथा किसकी रचना है, ए, बैस है या फिर दै। तो हरिजन गाथा किसकी रचना है, नागार्जुन की है। किसकी है ये, नागार्जुन की है। हरिजन गाथा किसकी रचना है, नागार्जुन की ये रचना है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पर। क्या है प्रश्न संख्या 24, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। दार्शनिक वर्ग चेतना प्रधान व्यक्ति की यथार्थ यथास्थितिवादी किस प्रकार की है। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि जो है वो किस प्रकार की है। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि नहीं है, दृष्टि होएगा मुझे लग रहा है। ए, बैस है या फिर दै। सृष्टि रचना भी हो सकता है, तो क्या रहेगा ये, ए, बैस है या फिर दै। तो दार्शनिक है, नहीं दार्शनिक तो नहीं है बिल्कुल।
व्यक्तिक यथार्थ, व्यक्तिक यथार्थ भी नहीं है क्योंकि सामाजिक है ये, ठीक है ना। और यथास्थितिवादी, यथास्थितिवादी भी नहीं है। तो पीछे वर्ग चेतना प्रदान हो गया, एक वर्ग संघर्ष जिसे कहते हैं, तो वह उत्तर हो गया, ठीक है ना। दार्शनिक नहीं है, हमें पता है प्रगतिवाद दार्शनिक नहीं है। व्यक्ति विशेषतावादी तो नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर रचा गया नहीं है, पूरे वर्ग संघर्ष से संबंधित है। यथास्थितिवादी वो होते हैं कि जैसे स्थिति है वैसे स्थिति बनी रहनी चाहिए, तो वो होते हैं, वैसे तो है नहीं, ये तो बदलाव चाहते हैं कि पूंजीपति वर्ग है तो उन्होंने जो संसाधनों पर जो कब्जा कर रखा है उस पर सभी का बराबर का अधिकार होना चाहिए, और श्रमिक वर्ग है उसको उसके जो भी मेहनत है उसका उसे मूल्य प्राप्त होना चाहिए। 25 नंबर, केदारनाथ अग्रवाल कृत यात्रा संस्मरण है। केदारनाथ अग्रवाल कृत यात्रा संस्मरण है। बैलबाजी मार ले गए, बस्ती खिले गुलाबों की, पहिया और माझी न बजाओ बंसी। ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो क्या है, बस्ती खिले गुलाबों की। ये क्या है, केदारनाथ अग्रवाल का यात्रा संस्मरण है। केदारनाथ अग्रवाल का यात्रा संस्मरण है। बैलबाजी मार ले गए और पतिया, बैलबाजी मार ले गए और पतिया जो है ये क्या है, इनके उपन्यास है केदारनाथ अग्रवाल के। माझी न बजाओ बंसी ये इनकी कविता है सारे केदारनाथ अग्रवाल के। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहते हैं, तो पता ही है, मार्क्सवादी तो एक ही काव्य धारा थी, प्रगतिवादी। ऐसा कहते हैं ना, लोगों की भलाई, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि पूंजीवाद जो है ना वो बहुत अधिक हावी है। जो पैसे वाले लोग रहते हैं ना वो बहुत अधिक हावी रहते हैं, वो सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, जैसे वर्तमान में हो चुका है। वो लेखकों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, वो पत्र पत्रिकाएं न्यूज़पेपर सबको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, वो राजनीति को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, वो पदाधिकारियों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, पैसा सब कुछ करवाता है तो वो सब कुछ करवा लेता है। तो ये जो प्रगतिवाद था वास्तविक तो यही था कि ये क्या कहना चाह रहा था कि सबको अधिकार मिलना चाहिए, जो जितना वर्क कर रहा है उसको उतना पैसा मिलना चाहिए, किसी का अत्याचार और शोषण नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो सबसे अच्छा काल था ये कब तक चला था, केवल सबसे छोटा काल यही था, इसका जो समय था वो सबसे छोटा था 1936 से लेकर 1943 तक, केवल 7 वर्ष ही इसका कालक्रम जो माना जाता है। क्योंकि ऐसी बातें लोगों को ज़्यादा पसंद आती नहीं है, क्योंकि गरीब जो श्रमिक वर्ग है वो तो साहित्य पढ़ता नहीं है, उसको साहित्य से कोई लेना देना नहीं है, और जो अमीर वर्ग है वो साहित्य पढ़ता है। और अमीर वर्ग क्या पढ़ेगा, अमीर वर्ग सिर्फ सौंदर्य पढ़ेगा। सौंदर्य से संबंधित अगर बातें हैं, व्यक्ति से संबंधित कोई बातें हैं, या भाव प्रधान बातें हैं, या कल्पना से संबंधित बातें हैं, तो वो पढ़ेगा वो। तो इसलिए यथार्थ से उसका कोई लेना देना नहीं होता, तो इसलिए प्रगतिवाद ज़्यादा दिन नहीं चला। बड़े अफसोस की बात है ये। निम्नलिखित में से प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, प्रगतिवाद की एक प्रवृत्ति नहीं है। क्योंकि सच्चाई जो है ना, सच्चाई से पैसे वाले लोग सच्चाई से भागते हैं। बिजनेसमैन जो है ना उसको सच्चाई पसंद नहीं है, क्योंकि जब तक ढोंग चलेगा, जब तक पाखंड चलेंगे, जब तक झूठ चलेगा, तब तक बाजार चलेगा, ठीक है ना। धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, बाजार नहीं है तो क्या है। अब देखो जैसे शाहरुख खान है, आमिर खान है, ये सारे जिसकी ऐड करते हैं, मुझे बताओ क्या वो जैसे हीरोइन ने जो लाइफ बॉय की ऐड कर रही है या लक्स की, क्या मुझे बताओ कि वो जो 15-20 रुपये की लक्स आती है, वो करोड़ों कमाने वाले क्या वो 15-20 रुपये वाली लक्स साबुन यूज करते होंगे क्या? नहीं। उनके तो प्रोडक्ट वगैरह या तो बनते होंगे या कहीं से स्पेशल आते होंगे, उनके लिए स्पेशल बनकर वो उनको यूज़ थोड़ी करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं और हम उसको यूज करते हैं, बस हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें पूंजीवाद जो है उसके अंदर सबको मूर्ख बनाया जा रहा है। ढोंग पखंड चलेंगे, झूठ ही चलेगा, झूठ से बाजारवाद चलेगा। धर्म, ईश्वर तथा, आप जनेंद्र का बाजार दर्शन देख लीजिए, पढ़िए, पता चलेगा। धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था। देखिए आप, मैं एक घूंट चाय का भर लेता हूँ। धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति है, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था बिल्कुल नहीं, न तो इन्हें धर्म में आस्था थी, न ईश्वर में आस्था थी, और न व्यक्तिवाद में आस्था थी। इन तीनों में आस्था नहीं थी, ठीक है ना। और 99% जो लोग हैं वो इसमें आस्था रखते हैं।
जिन लोगों के लिए ये लोग लड़ रहे थे वो लोग भी इन्हीं में ही आस्था रखते थे, इसलिए ये जो ज़्यादा समय तक नहीं चल सका। सामाजिकता का इन्होंने आग्रह किया था, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति व्यक्त की थी और शोषक वर्ग के प्रति घृणा, मतलब पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा, और ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना, जन सामान्य के प्रति भी लोक मंगल की कामना। प्रश्न संख्या 28, रांगे राघव का उपन्यास नहीं है, ए बैस है या फिर द। रांगे राघव का उपन्यास नहीं है, तो कौन सा नहीं है रांगे राघव का उपन्यास? रांगे राघव का उपन्यास जो है वो कुंभीपाक नहीं है, कुंभीपाक नहीं है। कुंभीपाक किसका है? ये नागार्जुन का है। किसका है ये? नागार्जुन का है, नागार्जुन का है। इसकी रचना कब हुई थी? इसकी रचना हुई थी 1960 ईस्वी में, ठीक है ना। ये तीनों किसके हैं? ये तीनों रांगे राघव के हैं। (1960) में। प्रोफेसर की रचना कब हुई थी? 1961 में। और गरोंदा की 1946 में। विषाद मठ की 1946 ईस्वी में। निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग का कवि दिनकर को, रामधारी सिंह दिनकर को। सुमेलित कीजिए, निराला, भारतभूषण अग्रवाल, रांगे राघव, नागार्जुन। देखते हैं हो पाता है या नहीं। कि आप ये मानकर चलिए कि हमें तो किसकी रचना आती है? निराला की पता है हमें कि निराला की कौन सी है? कुकुरमुत्ता है। निराला की कौन सी रचना है? कुकुरमुत्ता। तो ए की 3, ए का 3, ए का 3, ए का 3, ए का 3, भैया बात नहीं बनेगी, और आगे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। भारतभूषण अग्रवाल की रचना हमें पता नहीं है। रांगे राघव की रचना हमें पता है, अभी बताकर गया था। वैसे भी पता है, पिघलते पत्थर जो, ठीक है ना, अजय खंडर, पिघलते पत्थर। और ये भी मानो चलो नागार्जुन की पाषाणी तो याद रह जाएगी ना। तो नागार्जुन की पाषाणी देखते हैं। द का 2, द का 2 किस में है? इसमें भी है, इसमें भी है, 2 में है। तो ये तो कट गया, अब 2 रहेंगे। कहने का मतलब है अभी अपने को आगे चलना पड़ेगा। अब रांगे राघव, रांगे राघव के पिघलते पत्थर है, सै का 1, तो सै का 1, इसमें भी सै का 1 है, इसमें भी सै का 1 है। बै का 4, बै का 4, तो ए और सै जो है दोनों उत्तर है इसके, ए और सै दोनों उत्तर हैं। बस आपको तो उत्तर से क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है किसकी है। निराला की कुकुरमुत्ता है, और रांगे राघव की पिघलते, भारतभूषण अग्रवाल की क्या है? जागते रहो। भारतभूषण अग्रवाल की जागते रहो, रांगे राघव के पिघलते पत्थर, नागार्जुन का पाषाणी है। निराला की कुकुरमुत्ता कविता है जो प्रगतिवाद से संबंधित प्रगतिवादी कविता है, और भारतभूषण अग्रवाल की जागते रहो काव्य संग्रह है। रांगे राघव का पिघलते पत्थर काव्य संग्रह है। नागार्जुन का पाषाणी जो है कविता है। तो ये हमारा प्रगतिवाद रहा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगातार आगे बढ़ते रहो दिल से।